ओके। नमस्कार, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन क्लास 8 की हिस्ट्री अर्थात इतिहास विषय के चौथे पार्ट के टेस्ट आंसर शीट की बातचीत करेंगे। इससे पहले की वीडियो में अपन ने बातचीत की थी आपके चौथे अध्याय के टेस्ट के प्रश्नों की, जिसमें अपन ने देखा था आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के अंदर से किस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनकी बातचीत की थी। इस वीडियो के अंदर अपन आपकी बात करें तो देखेंगे जो महत्वपूर्ण जो आपको टेस्ट के प्रश्न बताए गए थे उनके आंसर क्या-क्या थे। तो सबसे पहले आपको स्वयं को आंसर करना है, उसके बाद में इस वीडियो को देखना है ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी चीज़ें ग्रहण की है और कौन-सी चीज़ें आपने गलत की है, जिससे आपका जो स्वयं मूल्यांकन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है? शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लैंडस्केप कर लीजिएगा और जो वीडियो की क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिए और साथ ही साथ जो वॉल्यूम है उसको भी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको दिखने में और सुनने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं आपके टेस्ट के प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले अबसद वाले देख लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले अबसद के प्रश्न लिखने हैं, जैसे प्रश्न संख्या 1 और उसके बाद में रिक्त स्थान छोड़ देंगे, मतलब खाली जगह छोड़ देंगे। उसके बाद में आप नीचे लिखेंगे उत्तर। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं कि जैसे आपका प्रश्न संख्या 1 है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 और उसके बाद में लिखेंगे उत्तर। ठीक है, और फिर इसके आगे लिखेंगे जैसे कि आपके पहले प्रश्न में है कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है प्रति। तो आप इसमें इस तरीके से लिखेंगे प्रति। जो आपकी कॉपी है उसमें आंसर इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, तो आप प्रश्न संख्या इस तरीके से लिखेंगे 2। उसके बाद में लिखेंगे आप उत्तर। ठीक है, और उसको आगे इस तरीके की प्रक्रिया करके अपनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो आपका जो ये था, इसके अंदर जो आपका राइट ऑप्शन था वो था प्रति। उसके बाद में दूसरा है वर्ली विद्रोह कब हुआ? ठीक है ना? तो वर्ली विद्रोह कब हुआ? तो वर्ली विद्रोह जो आपका हुआ था वो हुआ था सन 1840 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? सन 1840 में। अगर जगह पूछी जाए तो ये हुआ था आपके महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद में 3 नंबर पे है कि बिरसा का जन्म किस समुदाय में हुआ? तो आपने देखा था कि बिरसा का जो जन्म है वो आपके मुंडा समुदाय में हुआ था। कौन से समुदाय में हुआ था? मुंडा समुदाय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें आपके आगे के प्रश्न की, तो देखेंगे आपके आगे का प्रश्न। ओके, ओके। आगे अंग्रेजों ने आदिवासियों को किसके रूप में वर्णित किया? तो अंग्रेजों ने आदिवासी मतलब जो थे किसके रूप में वर्णित किया? तो अंग्रेजों को है। ठीक है ना, अंग्रेजों को आदिवासियों ने किस तरीके से वर्णित किया? तो इसमें जो आपका राइट होगा वो होगा क्या? दीकू। ठीक है ना, जो आपकी चौथे प्रश्न की रिक्त स्थान है उसमें जो राइट होगा वो होगा दीकू, यानी आदिवासियों ने अंग्रेजों को क्या कहा? दीकू कहा। ठीक है ना, तो यह मैं लिखूंगा दीकू। ठीक है, झूम खेती में बीज बोने के जो तरीके हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बिखेरना। बिखेरना उसको कहा जाता है बिखेरना, यानी बीज को खेतों के अंदर बिखेर देना। उसके बाद में मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासियों को भूमि का, ठीक है ना, इसमें आएगा भूमि का स्वामित्व मिल गया। ठीक है, असम, असम के अंदर क्या हुआ था? जो असम के अंदर खेती करने वाले आदिवासी थे उनको क्या किया गया? तो असम के अंदर जो खेती, ठीक है, जो असम में खेती कर रहे थे उनको क्या किया गया? तो असम में खेती करने वाले आदिवासियों को क्या कहा गया? तो देखो इसमें, तो असम में जो खेती कर रहे थे, यहाँ पे जो अपना राइट होगा वो होगा चाय का बागान। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट होगा? चाय का बागान। ठीक है, और यहाँ जो होगा आगे वो होगा कोयले की खान। ठीक है ना, बिहार की कोयले की खान। तो बिहार में जो काम कर रहे थे वो थे कोयले की खान। ठीक है, उसके बाद में बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में सही या गलत की पहचान कीजिए। तो ये गायब हो रहा था, आप देखते रहना। ठीक है ना, 1870 के दशक में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में सही व गलत की पहचान कीजिए। तो जो सही व गलत के अंदर बात करें तो झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते थे और बीज रोपते थे, तो ये गलत बात। बीज रोपते नहीं थे, बीज बिखेरते थे, तो ये गलत कथन है। ठीक है ना,
9वां प्रश्न जो गलत है। उसके बाद में व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना कीमत में बेचते थे। यस, ये बात सत्य है। बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें और शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोना जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। तो यस, ये बात भी सत्य है। उसके बाद में अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, उसके आगे जो है वो है आपके मिलान करने वाले। तो प्रति जो है वो क्या है, प्रति है वो इसमें मिलात हो जाएगी 2 में। यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए जो खेती के लिए छोड़ दी जाती थी वो प्रतिभूमि थी। और साल की बात करें तो ये एक प्रकार का पेड़ है। महुआ जो एक प्रकार का फूल है जिसे खाया जाता है और जिसे शराब बनाई जाती है। ठीक है। और वैष्णव धर्म की जो पूजा करते हैं उसे विष्णु की पूजा करने वाले जो लोग हैं उसको वैष्णव कहा जाता है। ठीक है। ये तो आपके हो गए 13 तक प्रश्न। ठीक है। बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको इनको करना है। मैं एक बार वापस पुनः आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न था तो इसमें आपके जो राइट ऑप्शन था वो था प्रति। दूसरे में आपका जो राइट ऑप्शन था वो 1940 था। तीसरे में जो आपका राइट ऑप्शन था वो आपके था मुंडा। ठीक है। आदिवासियों ने अंग्रेजों को किस तरह संबोधित किया? तो पहली खाली जगह में जो था आपके ऑप्शन जो था दीकू। ठीक है। और जूम को खेती में बीज को जो कहा जाता था वो बिखेरना कहा जाता था। ठीक है ना, बिखेरना कहा जाता था। और उसके बाद में मध्य भारत में ब्रिटिश में बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया था। ठीक है ना, ये बातें इसके अंदर थी। उसके बाद में आपके डायरेक्ट जो सवाल है वो है किसके, इनके लिखने वाले। तो मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। आपके जो 14वां प्रश्न है उससे लेकर के जो 23वें प्रश्न तक जो प्रश्न है वो डायरेक्ट लिखने वाले हैं। तो चलो अपन डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपका जो है वो देखो, ओके, 14वां प्रश्न क्या है कि 14वां प्रश्न ये कह रहा है कि झूम खेती को किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता? तो देखो, जो आपकी झूमिंग खेती है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता? तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, प्रश्न संख्या 14। और प्रश्न लिखो तो भी बढ़िया, अगर नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न लिख के डायरेक्ट उत्तर लिख लीजिए। ठीक है ना। झूम खेती को अन्य विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे अपन बात करें इसे स्लेश एंड बर्न फार्मिंग, यानी स्लेश एंड बर्न फार्मिंग कृषि भी कहते हैं, या फिर इसको पारंपरिक खेती भी कहा जाता है, या फिर इसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके 14 प्रश्न का आंसर। उसके बाद में बात करें 15वें प्रश्न की, तो वर्ली विद्रोह कब हुआ? तो 15वें प्रश्न में आप देखेंगे वर्ली विद्रोह 1945 में हुआ। और आपने ऑप्शन में जो देखा था वो देखा था 1940। देखो 1940 में शुरू हो गया था, लेकिन जो मेन विद्रोह जो अगर बात करें, जो खतरनाक विद्रोह की बात करें, तो वो होता है आपके 23 मई 1945 को। ठीक है ना। वैसे आपका 1940 राइट है, अगर यहाँ पे 1940 लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो मुख्य विद्रोह है वो हुआ था 23 मई 1945 को। ठीक है ना। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के ठाणे में एक बड़ा विद्रोह हुआ था और जिसकी शुरुआत हुई थी। और वारली या वर्ली विद्रोह जो है वो एक प्रकार का आदिवासी विद्रोह है। ठीक है। उसके बाद में 16वां प्रश्न है बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो बस्तर विद्रोह जैसे भूमकाल आंदोलन या फिर भूकंप के नाम से भी जाना जाता है, जो 1910 में मध्य भारत के बस्तर रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है। उसके बाद में 17वां प्रश्न, विष्णु की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? तो भगवान विष्णु या नारायण की पूजा करने वाले भक्तों को वैष्णव कहा जाता है। ओके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18। अगर मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल इनको थोड़ा धीरे रोक करके आप सुन सकते हैं, या फिर इनकी जो स्पीड है वो कम करके देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, ब्रिटिश शासनकाल में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी जो समस्याएं थी वो मुख्य थी? ठीक है ना। तो देखो, घुमंतु काश्तकार एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे, वे इधर उधर भटकते रहते थे। परंतु अंग्रेज अधिकारी घुमंतु काश्तकारों को एक जगह ठहरकर खेती करने के लिए विवश करते थे। ब्रिटिश शासन के लिए स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना सरल था, और ये घुमंतु काश्तकारों से उनकी आज़ादी छीनने वाली बात थी। इस 18वें प्रश्न में पूछा यह गया था कि जो ब्रिटिश लोग हैं, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेज लोग हैं, वो इन घुमंतु काश्तकारों के सामने क्या क्या समस्याएं पैदा कर रहे थे। तो पहली समस्या ये है कि भाई घुमंतु काश्तकार एक जगह रह करके खेती नहीं कर सकते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर एक जगह रहकर खेती नहीं करेंगे तो वो उनसे टैक्स नहीं ले पाएंगे। और आदिवासियों के लिए समस्या ये थी कि जो अंग्रेज लोग हैं वो उनकी स्वतंत्रता है उसको छीन रहे हैं। ठीक है। आगे देखो, ब्रिटिश सरकार अपने शासन के लिए एक नियमित आय का स्रोत चाहती थी। इसके लिए उन्होंने जमीन संबंधित कुछ नियम लागू कर दिए।
ज़मीन को नाप कर प्रत्येक व्यक्ति का भाग निश्चित कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने यह निश्चित कर दिया कि किस व्यक्ति को कितना लगान देना होगा। तो ये भी एक मोटी समस्या थी इनके। अंग्रेज़ों ने कुछ किसानों को भूमि और दूसरों को पट्टेदार बना दिया। पट्टेदार अपने भूस्वामी को किराया चुकाते थे, जबकि भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। ठीक है ना? तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपनी जितनी भी ज़मीन थी उसका भूस्वामी वहाँ के भूस्वामी या फिर जो यहाँ का जागीरदार होता था उसको बना दिया था, और उनको खेती करने के लिए उस जागीरदार से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है? जहाँ पानी की कमी हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हल से खेती करना आसान नहीं था। अतः हलों की सहायता से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को प्राय नुकसान ही उठाना पड़ता था, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे और धीरे धीरे उन्हें खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो ये मुख्य रूप से समस्याएं थी। ठीक है? उसके बाद में 19वां प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया? जब 19वीं सदी आई थी तब मुख्य रूप से औपनिवेशिक जो शक्ति थी, आपने पहले दूसरे पार्ट में औपनिवेशिक का जो अर्थ है वो बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। तब तक आप मैं पानी पीता हूँ, तब तक आप औपनिवेशिक का जो अर्थ है उसको समझिए। देखो, औपनिवेश का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसके जो राजनीतिक तथा आर्थिक फैसले हैं वो किसी दूसरे के दबदबे में रहकर लिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं औपनिवेशिक शासन व्यवस्था। ठीक है? और भारत में ये जो फैसला है ये अंग्रेज लोग लेते थे, क्योंकि अपन अंग्रेजों के अधीन थे। तो उसमें क्या क्या बदलाव आए जिसके कारण आदिवासी जो मुखिया है उनकी ताकतें कम हो गई? तो देखो, सबसे पहला जो बदलाव है वो है आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। ठीक है? दूसरा है उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तीसरा जो है वो है आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजरा देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था, तो उनके पूरे नियम कानून कायदे सब बदल गए थे। उसके बाद में 20वां प्रश्न, झूम खेती क्या है? मैं कई बार इसको बता चुका कि स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है? एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है, और उसमें खेती तब तक की जाती है जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है। जैसे ही उर्वरता खत्म हो जाती है तो वो इस भूमि को छोड़कर दूसरी भूमि पर चले जाते हैं और वही प्रक्रिया वापस अपनाते हैं, इसलिए इसको झूम खेती कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? यानी दीकू से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? मेरे कहने का मतलब है दीकू का मतलब जो अंग्रेज, और इन अंग्रेजों से जो आदिवासी थे वो किस क्यों गुस्सा थे, इसके कारण क्या थे? देखो, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी परंपराओं पारंपरिक भूमि को नष्ट कर रही है। आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार सूदखोर उनकी जमीन हड़पते जा रहे हैं। ठीक है? आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। आदिवासी लोग मिशनरी, महाजन, हिंदू भूस्वामियों तथा अंग्रेजों अधिकारियों को दीकू यानी बाहरी लोग मानते थे, और दीकू से आदिवासियों के गुस्से के कारण प्रमुख जो थे वो निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण है कि आदिवासी दीकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था के लिए जवाबदेह मानते थे। ठीक है ना? वो अपने आप को जवाबदेही मानते थे। उनका मानना था कि कंपनी भू नीतियों उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है, यानी वो उनकी भूमि है उसको हड़प रही है, और हिंदू भूस्वामी तथा महाजन उनकी जमीन हड़पते जा रहे हैं, और मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति का मजाक उड़ाया करते। तो ये इस तरीके की जो मुख्य समस्याओं थे वो इसके कारण थे। उसके बाद में 22, बिरसा की कल्पना में स्वर्णिम युग किस तरह का था, और अपनी राय में यह कल्पना लोगों को कितनी आकर्षक क्यों लग रही थी, इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? देखो, बिरसा ऐसे स्वर्णिम युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। ठीक है? तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे, और उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीवन जीते थे। इस तरीके की जो स्वर्णिम कल्पना है वो मुंडा की लोग बिरसा के तहत करते थे। ठीक है ना? कि ऐसे दिन हमारे वापस आएंगे, और उनके ऐसे दिन है वो किन लोगों ने खराब कर दिए? तो अंग्रेजों ने खराब कर दिए, इसलिए वो ऐसे सपने देखते थे। ठीक है? आगे जो आपका लास्ट प्रश्न है 23, बिरसा द्वारा चलाया गया आंदोलन किन मायनों में महत्वपूर्ण था? देखो, बिरसा आंदोलन के मूल में कई कारक थे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक। वह आंदोलन भूमि से लेकर धर्म से संबंधित तमाम समस्याओं के खिलाफ जनसंघर्ष था, और साथ ही उन समस्याओं की राजनीतिक समाधान का भी प्रयास था। वह आदिवासी और खासकर मुंडा समाज के आंतरिक बुराइयों और कमजोर को दूर करने के एक सामूहिक अभिक्रम था। तो जो बिरसा द्वारा चलाया गया आंदोलन था वो काफ़ी हद तक सही रहा। हालांकि अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था, बाद में उसकी हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन काफ़ी हद तक बात करें तो
उसने कहा था कि हमारे को शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए। तो इस तरीके की जो उसने बातें बताई वो बिल्कुल सही थी। तो ये आपके चौथे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट के प्रश्न थे। एक बार उन्हें फिर से देखें। अगर याद नहीं हो रहा तो वीडियो आप बार-बार देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने स्टेटस पे डालिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलेंगे आपके 5वें अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।